वे फिर मिलेंगे, उन्हें भरोसा नहीं था। पहले तो पहचानने में 1-2 मिनट लगे उन्हें एक दूसरे को। वे पार्क में मिले। सबीना का जब जब अपने पति से झगड़ा होता तो वह एकांत में आकर बैठ जाती। ऐसा एकांत जहाँ भीड़ थी, सुरक्षा थी, लेकिन फिर भी वह अकेली थी। उसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। रंग गोरा, लेकिन चेहरा अपनी रंगत खो चुका था। आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे, जो मेहंदी के रंग में डूबकर लाल थे। आंखें बुझबुझ सी थी। वह अपने में खोई थी, अपने जीवन से तंग आ चुकी थी। मन करता था कि कहीं भाग जाए, डूब मरे किसी नदी में। लेकिन बेटे का ख्याल आते ही वह अपने उलझे विचारों को झटक देती। क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। पहले पति ने तलाक देकर दूसरा विवाह किया। उसके पास अपना जीवन चलाने का कोई साधन नहीं था। उस पर बेटे सलीम की जिम्मेदारी। पति हर माह कुछ रुपए भेज देता था, लेकिन इतने कम रुपयों में घर चलाए या बेटे की परवरिश अच्छी तरह करे। माता पिता स्वयं वृद्ध, लाचार और गरीब थे। एक भाई था जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाता था, अपना परिवार पालता था। साथ में माता पिता भी थे। वह उनसे किस तरह सहयोग की उपेक्षा कर सकती थी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। वह अंग्रेजी में एमए के साथ बीएड भी थी, सो उसे आसानी से नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी की उसकी उम्र निकल चुकी थी। वह सोचती, आमिर यदि बच्चा होने के पहले या शादी के कुछ वर्ष बाद तलाक दे देता तो वह सरकारी नौकरी की तलाश कर ही सकती थी। उस समय उसकी उम्र सरकारी नौकरी के लायक थी। शादी के कुछ समय बाद जब उसने आमिर के सामने नौकरी करने की बात कही तो वह भड़क उठा था कि हमारे खानदान में औरतें नौकरी नहीं करती। उम्र गुजरती रही। आमिर दुबई में इंजीनियर था। अच्छा वेतन मिलता था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। साल में 1-2 बार आता और साल भर की छुट्टियां हफ्ते भर में देकर चला जाता। एक दिन आमिर ने दुबई से ही फ़ोन करके उसे यह कहते हुए तलाक दे दिया कि यहाँ काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से मुझे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें हर महीने हर्जा खर्चा भेजता रहूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। एक बार वापस आया तो तलाक की से शर्तें मौलवी के सामने पूरी कर दी और चला गया। इस बीच एक बेटा हो चुका था। आमिर को कुछ बेटे के प्रेम ने खींचा और कुछ अमेरिकन पत्नी की प्रताड़ना ने सबीना की याद दिलाई और वह माफ़ी मांगते हुए दुबई से वापस आ गए। लेकिन सबीना से फिर से विवाह करने के लिए उसे हलाला से होकर गुजरना था। सबीना इसके लिए तैयार नहीं थी। आमिर ने मौलवी से फिर निकाह के विकल्प पूछे जिससे सबीना राजी हो सके। मौलवी ने कहा कि 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे। निकाह का मात्र दिखावा होगा। तुम्हारी पत्नी को उसका सोहर हाथ भी नहीं लगाएगा। कुछ समय बाद तलाक देगा। ऐसा संभव है। आमिर ने पूछा, पैसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। मौलाना ने कहा, कुछ लोग करते हैं यह बिजनेस अपनी गरीबी के कारण, लेकिन यह बात राज ही रहनी चाहिए। मैं तैयार हूँ, आमिर ने कहा और सबीना को सारी बात समझाई। सबीना ना चाहते हुए भी तैयार हो गई। सबीना को अपनी इच्छा के विरुद्ध निकाह करना पड़ा। कुछ समय गुजारना पड़ा पत्नी बनकर एक अधेड़ व्यक्ति के साथ। फिर तलाक लेकर सबीना से आमिर ने फिर निकाह कर लिया। दुबई से नौकरी छोड़कर आमिर ने अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। बेटे सलीम को पढ़ाई के लिए उसे हॉस्टल में डाल दिया। सबीना का भी आमिर ने अच्छी तरह ध्यान रखा, उसे खूब प्रेम दिया। लेकिन जब जब आमिर सबीना से कहता कि नौकरी छोड़ दो, सब कुछ है हमारे पास,
सबीना ने यह कहकर इनकार कर दिया कि कल तुम्हें कोई और भा गई, तुमने फिर तलाक दे दिया तो मेरा क्या होगा? फिर मुझे यह नौकरी भी नहीं मिलेगी, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। इस बात पर अक्सर दोनों में बहस हो जाती। घर का माहौल बिगड़ जाता, मन अशांत हो जाता। सबीना का, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? आमिर ने पूछा। नहीं है, सबीना ने सपाट स्वर में जवाब दिया। मैंने तो तुम पर विश्वास किया, तुम्हें क्यों नहीं है? कौन सा विश्वास? इस बात का कि हलाला में पराए मर्द को तुमने हाथ भी नहीं लगाया होगा। जब निकाह हुआ तो पराया कैसे रहा? मैंने इस बात के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए थे ताकि जिससे हलाला के तहत निकाह हो वह हाथ भी न लगाए तुम्हें। भरोसा मुझ पर नहीं किया आपने, भरोसा किया मौलवी पर, अपने रुपयों पर, या जिससे आपने गैर मर्द से मेरा निकाह करवाया। लेकिन भरोसा तो तुम पर भी न था। ना करते भरोसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे 3 लाख रुपए भी गए और तुमने रंग ले लिया भी मनाई हो। आमिर की इस बात पर बिफर पड़ी सबीना। बस इसी मुद्दे को लेकर दोनों में अक्सर तकरार शुरू हो जाती और सबीना पार्क में आकर बैठ जाती। पार्क की बेंच पर बैठे हुए उसकी दृष्टि सामने बैठे हुए एक अधेड़ व्यक्ति पर पड़ी। वह थोड़ा चौंकी। उसे विश्वास नहीं हुआ इस बात पर कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति अमित हो सकता है। अमित उसके कॉलेज का साथी, 45 वर्ष के आसपास की उम्र, दुबला पतला शरीर, सफ़ेद बाल, कुछ बड़ी हुई दाढ़ी जिसमें अधिकांश बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। यहाँ क्या कर रहा है अमित? इस शहर में, इस पार्क में, जबकि उसे तो दिल्ली में होना चाहिए था। अमित ही है या कोई और? नहीं, अमित ही है। शायद मुझ पर नज़र नहीं पड़ी उसकी। अमित और सबीना एक साथ कॉलेज में पूरे 5 वर्ष तक पढ़े। एक ही डेस्क पर बैठते, एक दूसरे से पढ़ाई के संबंध में बातें करते, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते। जिस दिन वह कॉलेज नहीं आती, अमित उसे अपने नोट्स दे देता, और जब अमित कॉलेज नहीं आता तो सबीना उसे अपने नोट्स दे देती। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दोनों मिलकर भाग लेते और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए सबकी वाहवाही बटोरते। जिस दिन अमित कॉलेज नहीं आता, सबीना को कॉलेज मरघट के समान लगता। यही हालत अमित की भी थी। तभी तो वह एक दूसरे अपनत्व भरे क्रोध में डांट कर पूछता, कल कॉलेज क्यों नहीं आई? सबीना समझ चुकी थी कि अमित के दिल में उसके प्रति वही भाव है जो उसके दिल में अमित के प्रति है, लेकिन दोनों ने कभी इस विषय पर बात नहीं की। सबीना घर से टिफिन लेकर आती जिसमें अमित का मनपसंद भोजन होता। अमित भी सबीना के लिए कुछ न कुछ बनवा कर लाता जो सबीना को बहुत पसंद था। वे अपने अपने सुख दुख एक दूसरे से कहते। अमित ने बताया कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। घर में बीमार बूढ़ी माँ है, जवान बहन है जिसकी शादी की जिम्मेदारी उस पर है। अपने बारे में क्या सोचूं? मेरी सोच तो माँ के इलाज और बहन की शादी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बस अच्छे परसेंट बन जाए ताकि पीएचडी कर सकूं, फिर कोई नौकरी भी कर लूँगा। सबीना उसे सांत्वना देते हुए कहती, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सबीना के घर की उन दिनों आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उसके अब्बू विधायक थे, उनके पास सत्ता भी थी और शक्ति भी। कभी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी उसकी अपने अब्बू से कि वह किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है। कहती भी तो वह जानती थी कि उसका नतीजा क्या होगा। उसकी पढ़ाई लिखाई तुरंत बंद करके उसके निकाह की व्यवस्था की जाती। हो सकता है कि अमित को भी नुकसान पहुंचाया जाता, लेकिन घर वालों की बात क्या कहे वह।
उसने खुद कभी अमित से नहीं कहा कि वह उससे प्यार करती है, और न ही अमित ने उससे कहा। अमित अपने परिवार, अपने करियर की बातें करता रहता, और वह अमित की दोस्त बनकर उसे तसल्ली देती रहती। पैसों के अभाव में सबीना ने कई बार अमित के लाख मना करने पर भी उसकी फीस यह कहकर भरी कि जब नौकरी लग जाए तो लौटा देना, उधार दे रही हूँ। और अमित को ना चाहते हुए भी मदद लेनी पड़ती। यदि मदद नहीं लेता तो उसका कॉलेज कब का छूट चुका होता। कॉलेज की तरफ से कभी पिकनिक आदि का बाहर जाने का प्रोग्राम भी होता तो अमित के ना चाहते हुए भी उसे सबीना की जिद के आगे झुकना पड़ता। कई बार सबीना ने सोचा कि अपने प्यार का इजहार करें, लेकिन वह यह सोचकर चुप रह गई कि अमित क्या सोचेगा, कैसी बेशरम लड़की है, अमित को पहल करनी चाहिए। अमित कैसे पहल करता, वह तो अपनी गरीबी से उबरने की कोशिश में लगा हुआ था। अमित सबीना को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक, अपने सुख दुख का साथी, लेकिन वह भी कर न सका अपने प्यार का इजहार। प्यार दोनों ही तरफ था, लेकिन कहने की पहल किसी ने नहीं की। कहना जरूरी भी नहीं था, प्यार है तो है। बीए प्रथम वर्ष से एमए के अंतिम वर्ष तक पूरे 5 वर्षों का साथ, यह साथ न छूटे, इसलिए सबीना ने भी अंग्रेजी साहित्य लिया जो कि अमित ने लिया था। अमित ने पूछा भी, तुम्हारी तो हिंदी साहित्य में रुचि थी, मुझे क्या पता था कि तुम अंग्रेजी साहित्य चुनोगी। सबीना ने जवाब दिया, तो क्या मेरी वजह से तुमने भी? अमित ने पूछा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सोचा कि अंग्रेजी साहित्य ही ठीक रहेगा। उसके बाद क्या करोगी? तुम क्या करोगे? मैं पीएचडी। और मैं भी, सबीना बोली। लेकिन एमए पूरा होते ही सबीना के निकाह की बात चलने लगी। उसके पिता चुनाव हार चुके थे और सारी जमा पूंजी चुनाव में लगा चुके थे। बहुत सारा कर्ज भी हो गया था उन पर। जब सबीना ने निकाह से मना करते हुए पीएचडी की बात कही तो उसके अब्बू ने कहा, पीएचडी कर लो, पढ़ाई करने से मना नहीं करता, लेकिन पीएचडी नहीं। मैं जानता हूँ कि पीएचडी के नाम पर पीएचडी करने वालों का कैसा शोषण होता है। निकाह करो और प्राइवेट बीएड करो। अपने अब्बू की बात मानो, समय बदल चुका है। मेरी स्थिति बद से बदतर हो गई है। अपने अब्बू का मान रखो। अब्बू की बात तो वह काट न सकी। सोचा जाकर अमित के सामने ही हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दें। अमित को जब उसने बीएड की बात बताई और साथ ही निकाह की तो अमित चुप रहा। तुम क्या कहते हो? तुम्हारे अब्बू ठीक कहते हैं, उसने उदासी भरे स्वर में कहा। उदास क्यों हो? दहेज न दे पाने के कारण बहन की शादी टूट गई। सबीना क्या कहती ऐसे समय में, चुप रही। बस इतना ही कहा, अब हमारा मिलना नहीं होगा। कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। बस एक अच्छी नौकरी चाहता हूँ। मेरे बारे में कुछ सोचा है कभी? वह चुप रहा और उसने मुझे भी चुप रहने को कहा। कुछ मत कहो, हालात काबू में नहीं है। मैं भी पीएचडी करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट तुम्हारे निकाह के लिए। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों ही एक दूसरे से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जो कहना था वह अनकहा रह गया, और आज इतने वर्षों के बीत जाने के बाद वही शख्स नागपुर के पार्क में इस बेंच पर उदास गुमसुम बैठा हुआ है। सबीना उसकी तरफ बढ़ी। उसकी निगाह सबीना की तरफ गई, जैसे वह भी उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पहचाना? सबीना ने कहा। कुछ देर सोचते हुए अमित ने कहा, सबीना, चलो याद तो है,
भूला ही कब था। मेरा मतलब कॉलेज का इतना लंबा साथ, यह क्या हुलिया बना रखा है? सबीना ने पूछा। अब यही हुलिया है। 45 साल का वक्त की मार खाया आदमी हूँ। कैसा रहूँगा? जिंदा हूँ, यही बहुत है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। यह बताओ यहाँ कैसे? मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ और एक बेटे की माँ हूँ। प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। पति का अपना बिजनेस है। सबीना ने हंसते हुए कहा। देखकर तो नहीं लगता कि खुश हो। अरे भाई, मैं भी 40 की हो गई हूँ। कॉलेज की सबीना नहीं रही। तुम बताओ यहाँ कैसे? और हाँ, सच बताना। अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ मत बोलना। झूठ क्यों बोलूँगा? बहन की शादी हो चुकी है। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरा भी एक बेटा है और पत्नी। उसी सिलसिले में तो यहाँ आया हूँ। पत्नी से बनी नहीं तो उसने प्रताड़ना का केस लगाकर पहले जेल भिजवाया, फिर किसी तरह जमानत हुई। कोर्ट में समझौता हो गया। आज कोर्ट में आखिरी पेशी है। उसे ले जाने के लिए आया हूँ। अदालत का लंच टाइम है तो सोचा पास के इस बगीचे में थोड़ा आराम कर लूँ। उसने यह कहा तो सबीना ने कहा, मतलब खुश नहीं हो तुम? उसने हंसते हुए कहा, खुश तो हूँ लेकिन सुखी नहीं। जी मैं तो आया सबीना के कि कह दे कि कॉलेज में जो प्यार अनकहा रह गया, आज कह दो। चलो सब कुछ छोड़कर एक साथ जीवन शुरू करते हैं। लेकिन कह न सकी। उसे लगा कि अमित ही शायद अपने त्रस्त जीवन से तंग आकर कुछ कह दे। लगा भी कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहा नहीं उसने। बस इतना ही कहा कि कॉलेज के दिन याद आते हैं तो तुम भी याद आती हो। कम उम्र का वह निश्चल प्रेम, वह मित्रता अब कहाँ। अब तो केवल गृहस्थी है, शादी है और उस शादी को बचाने की हर संभव कोशिश। आज रुकोगे? तुम्हारा तो ससुराल है इसी शहर में। सबीना ने पूछा। नहीं, 4 बजे पेशी होते ही मजिस्ट्रेट के सामने समझौते के कागज पर दस्तखत करके तुरंत निकलना पड़ेगा। 8 दिन बाद से कॉलेज की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। फिर बस खाना पूर्ति के लिए, समाज के रस्मों रिवाज के लिए, कानूनी दाव पेच से बचने के लिए पत्नी को लेकर जाना है। ऐसी ससुराल में कौन रुकना चाहेगा, जहाँ सास ससुर बेटी के माध्यम से दामाद को जेल की सैर करा दी जा चुकी हो। उसके स्वर में कुछ उदासी थी। अब कब मुलाकात होगी? सबीना ने पूछा। इस घने अंधकार में उजाले का टिमटिमाता तारा लगा अमित। सबीना की आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो अमित की आंखों में भी थे। सबीना ने आंसू छिपाते हुए कहा, पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। शायद ऐसे ही किसी मोड़ पर, जब मैं दर्द में डूबा हुआ रहूं और तुम मिल जाओ अचानक, जैसे आज मिल गई। मैं तो तुम्हें देखकर पल भर को भूल ही गया था कि यहाँ किस काम से आया हूँ। मेरी कोर्ट में पेशी है। अपनी बताओ, तुम कैसी हो? सबीना उसके दुख को बढ़ाना नहीं चाहती थी, अपनी तकलीफ बताकर। हालांकि समझ चुका था अमित कि उसकी दोस्त खुश नहीं है। बस जिंदगी मिली है तो जी रही हूँ। थोड़े दुख तो सबके हिस्से में आते हैं। हाँ, यह ठीक कहा तुमने, अमित ने कहा। मेरे कोर्ट जाने का समय हो गया, मैं चलता हूँ। कुछ कहना चाहते हो? सबीना ने कुरेदना चाहा। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कमबख्त समय, स्थितियाँ मौका ही नहीं देती। आहसी भरते हुए अमित ने कहा, फिर भी जो कुछ अनकहा रह गया हो कभी। सबीना ने कहा। सबीना चाहती थी कि वह अमित के मुंह से एक बार अपने लिए वह अनकहा सुन ले। बस यही कि तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जीने की, खुश रहने की, जो नहीं कहा गया पहले।
उसे आज भी अनकहा ही रहने दो, यही बेहतर होगा। छोटी आस पर जीकर क्यों अपना जीना हराम करना। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों ही एक दूसरे से छिपाने की कोशिश करते हुए अपनी अपनी अंधेरी सुरंगों की तरफ बढ़ चले। जो पहले अनकहा रह गया था आज भी अनकहा ही रह गया और दोनों ही अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी के पहिए को खींचते चले गए, दुनिया जमाने और धर्म के खातिर। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।